हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता होगा कि हम एचपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा है सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन एज इनकम राइजेज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ कंजम्पशन फंक्शन हम देखेंगे, ये है कंजम्पशन फंक्शन। इसकी इक्वेशन देखिए, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये a दिखाता है इंटरसेप्ट को, जो है ये वाला पोर्शन हमारा, ये o से लेकर c तक। उसके बाद b हमारा दिखाता है स्लोप को, स्लोप जो है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस तरह से डेल्टा i डेल्टा c, y इनकम होगा यहाँ पर, इनकम यहाँ पर कंजम्पशन की, इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है उसको दिखाता है हमारा स्लोप। और ये है वाई, इनकम पर डिपेंड करता है हमारा कंजम्पशन। तो इसी तरह से इसमें एपीसी के बारे में पूछा गया है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी होगी। और एपीसी क्या है, इसमें कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। कैसे, ये देखिए इनकम लेवल है, इनकम, ये इनकम, ये कंजम्पशन। इस तरह से इनकम बढ़ जाती है, कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। इनकम हमारी और बढ़ जाती है तो कंजम्पशन, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इनकम के मुकाबले कंजम्पशन कम बढ़ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो इसके साथ साथ सेविंग भी इंक्रीज़ हो रही है, इस वजह से कंजम्पशन हमारा कम इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें एपीसी हमारी डेक्लाइनिंग आएगी, तो कंटिन्यूसली डेक्लाइनिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISLM कर्व में देखना है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इससे क्या शिफ्ट होगा। तो अगर LM कर्व की बात आती है तो LM कर्व शिफ्ट होता है मनी सप्लाई चेंज होने से, मनी सप्लाई या फिर प्राइस चेंज होने से। ये इसके लिए हमें LM कर्व की इक्वेशन आनी चाहिए, R इज इक्वल टू M अपॉन P F माइनस E अपॉन F वाई। ये हमारी है LM कर्व की इक्वेशन। इसमें क्या है, E हमारा है चेंज इन मनी डिमांड, किसकी वजह से, इनकम की वजह से, इनकम की वजह से मनी डिमांड में कितनी चेंज आती है। इस तरह से F दिखाता है कि चेंज इन मनी डिमांड किस वजह से, R में चेंज होने की वजह से मनी डिमांड में कितना चेंज आता है। तो ये यहाँ पर है हमारा LM कर्व का स्लोप, ये हमारा है LM कर्व का इंटरसेप्ट। ये स्लोप दिखाता है कि Y में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आएगा, ये हमें स्लोप से पता चलेगा। तो इसी तरह से ये इंटरसेप्ट जो है, इस इंटरसेप्ट में अगर चेंज आएगा तो LM कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा। बट स्लोप में चेंज आएगा तो LM कर्व तो सेम रहेगा, बट इसके स्लोप में चेंज आ सकता है। ये हमारा ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। अब देखिए LM कर्व इसमें कहा है कि शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, ये मनी सप्लाई के चेंज होने से शिफ्ट होगा। तो किस तरफ शिफ्ट होगा, मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने से ये राइट साइड शिफ्ट होता है। ये हमारा LM कर्व है और ये है मनी सप्लाई और ये है मनी डिमांड। पहले मान लीजिए इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो गई, इस तरफ आ गई, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, सेम इनकम लेवल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम हो जाएगा और ये LM1 राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखना है, तो ये है M3 अपॉन M0। M3 क्या होता है, ये होता है ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय, और M0 होता है हमारा बेस मनी, बेस मनी। और मनी मल्टीप्लायर को, ब्रॉड मनी को क्या मानेंगे हम, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी। ये होता है मनी सप्लाई का, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला M अपॉन H। मनी मल्टीप्लायर
जिसको M3 से डिनोट किया गया है, और हाई पावर्ड मनी या फिर बेस मनी इसको M0 से डिनोट किया गया है। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो वो है 1 माइनस प्लस CDR इज इक्वल टू CDR प्लस RDR। इसमें क्या है, टोटल रिजर्व जो बैंक्स के पास है, बैंक्स प्लस RBI के पास है, और ये है पैसा जो लोगों के पास है कैश बैलेंस में, ये जो लोगों के पास है। तो ये हमारा होता है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉसर शेप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूछा है, तो ये किसने दी है, ये हमारी दी है स्टिगलर ने। तो सॉसर शेप ये किस में आता है, जब हम मॉडर्न थ्योरी पढ़ते हैं, मॉडर्न थ्योरी कॉस्ट कर्व की, तो इसमें ये आएगा शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्या होता है, इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका जोड़ होता है हमारा एवरेज कॉस्ट। इसमें दो तरह की कॉस्ट होगी, फिक्स्ड और वेरिएबल, क्योंकि शॉर्ट रन में हम मान लेते हैं कि कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उत्पादन को चेंज करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम वेरिएबल फैक्टर, जैसे लेबर एंड लैंड है, लैंड मान लिया, ये लैंड मान लो फिक्स्ड फैक्टर है, तो प्रोडक्शन को अगर चेंज करना है तो हमें लेबर को चेंज करना पड़ेगा, और ये लेबर हमारा क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर। इसी तरह से ये दिया है स्टिगलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी कॉज्ड बाय किन फैक्टर की वजह से होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है जब डिमांड इंक्रीज होने के कारण प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसमें देखिए क्या क्या है, ऑप्शन ए है रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस। अगर हमारे डायरेक्ट टैक्स कम हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, टैक्स कम होने से क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचता है। अगर वो टैक्स कम दे रहे हैं तो उनके पास पैसा ज़्यादा बचने की वजह से वो क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और इस वजह से क्या होगा, हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स। अगर टैक्स बढ़ते हैं तो लोगों के पास पैसा कम बचता है और वो डिमांड कम करते हैं। इस तरह से डिक्लाइन इन वेजेस, वेजेस अगर कम हो रही है तो भी डिमांड कम होगी। फिर डिक्लाइन इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कोई व्यक्ति कम करता है तो इससे डिमांड कम होगी और इस वजह से प्राइसेस कम होंगे। तो ये तीन इसमें हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ये आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, मैं आराम से स्क्रॉल करूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रुक करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इक्वेशन दी है M इज इक्वल टू KY प्लस K1। तो ये हमारी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हम पढ़ते हैं, नंबर 1 है फिशर इक्वेशन, और फिर नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं कैम्ब्रिज इक्वेशन। फिशर इक्वेशन को कहा जाता है ट्रांजैक्शन इक्वेशन, ट्रांजैक्शन, और कैम्ब्रिज इक्वेशन को कहा जाता है कैश बैलेंस इक्वेशन। सी से याद रखना है, सी कैम्ब्रिज कैश बैलेंस, और फिशर को ये एग्जाम में पूछा जाता है, फिशर को ट्रांजैक्शन इक्वेशन। ट्रांजैक्शन किस लिए, इनका मानना होता है कि मनी को हम केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इससे हम केवल चीज़ों को खरीद सकते हैं और मनी का कोई काम नहीं है। बट कैम्ब्रिज क्या मानते हैं कि मनी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो इसीलिए ये कैश बैलेंस इक्वेशन है। तो ये यहाँ पर जो इक्वेशन दी है, ये कैश बैलेंस इक्वेशन में बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, जैसे मार्शल हैं, रॉबर्टसन है, पिग्गू है और केन्स, इन्होंने कैम्ब्रिज में इक्वेशन दी है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी है मार्शल की इक्वेशन, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे जब एक एक का आएगा हम फिशर का भी, रॉबर्टसन का, पिग्गू का, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में उनको भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन द केस ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन द रिटर्न टू फैक्टर आर, तो इसमें रिटर्न टू फैक्टर जो है डेक्लाइनिंग होते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। नेक्स्ट है हु सेड द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर लाइक टाइड्स, इकोनॉमिक्स के लॉ जो है ज्वार भाटा की तरह है, ये किसने कहा है? ये कहा है अल्फ्रेड मार्शल ने। क्योंकि एक कंज्यूमर का बिहेवियर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, तो इसीलिए इसको मार्शल ने कहा है लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स आर लाइक टाइड्स। नेक्स्ट है विच of the following factor was not considered by the 14th Finance Commission in determining states share in divisible pool, स्टेट शेयर में जो है कौन सा इसमें नहीं लिया हुआ है? तो इसमें देखिए 14th फाइनेंस कमीशन है, इनकम डिस्टेंस लिया था, पॉपुलेशन भी लिया है, इसमें फिजिकल डिसिप्लिन को नहीं लिया गया है। 14th फाइनेंस कमीशन की बात की है, तो इसमें कोई क्वेश्चन आता है कभी 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो ये है YV रेड्डी। अगर 15वें फाइनेंस कमीशन के पूछा जाएगा तो ये है NK सिंह, नंद किशोर सिंह, और अब जो है 15वां फाइनेंस कमीशन चला हुआ है। फाइनेंस कमीशन हमारा बना है 280 आर्टिकल के अंडर, तो 1951 द फाइनेंस कमीशन एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। तो ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और दूसरा ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। और इसी तरह से 280 आर्टिकल आपने ये याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंडर बना था। तो फाइनेंस कमीशन में और देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा होता है वर्टिकल डिवैल्यूएशन। ये जो पूछा गया है क्वेश्चन ये हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन से है, जिसमें स्टेट्स के शेयर देखे जाते हैं कि हर एक स्टेट को जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, जो टैक्स से, इसका एम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन का एम क्या है? इसका एम है टू रिड्यूस फिस्कल इम्बैलेंस, फिस्कल इम्बैलेंस को रिड्यूस करना। किस किस के बीच में? एक तो सेंटर और स्टेट के बीच में, एक डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। जब सेंटर और स्टेट की बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो इन दोनों में जो इम्बैलेंस को रिड्यूस करना है, तो इस सेंटर से स्टेट को कितना पैसा जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन हुआ है, तो इसको कहा जाता है हमारा वर्टिकल डिवॉल्यूशन, वर्टिकल। और सेंटर से जो स्टेट को पैसा जाएगा उस पैसे में से अभी 41% ये है, अभी इस 41% को कितना कितना किस स्टेट को जाएगा, ये हमारा आता है हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन के अंडर। और जो हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन है इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया रखा होता है, चीज़ों को रखा होता है, जैसे इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन। तो इनकम जिस स्टेट की ज़्यादा है तो उसको कम शेयर मिलेगा, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा। इसी तरह से ये रखे होते हैं पैसे को स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिस्कल नॉर्म्स रिलेट्स टू बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स देखिए ये कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड है, याद रखना है। जहाँ भी बेसल नॉर्म्स की बात आती है तो ये कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ GDP इज ग्रोइंग एट रेट 4.5% एंड पॉपुलेशन ग्रो हो रही है 2.0% पर एनम की रेट से, फिर प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट पूछी गई है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से अगर टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अगर इस पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट देखनी है तो इसमें नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट से
पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को माइनस किया जाता है। तो नेशनल इनकम हमारा क्या है, जीडीपी। जीडीपी की ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट कितनी है, 4.5%। इस तरह पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट -2.0%। तो कितना आया आंसर हमारा, 2.5%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर इन 12th 5 ईयर प्लान। ये 12th 5 ईयर प्लान का है और एग्रीकल्चर की टारगेटेड ग्रोथ रेट पूछी गई है, तो ये थी हमारी 4.0%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है, तो रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, जो सर्दियों में उगाई जाती है, नवंबर और दिसंबर में, और ये काटी कब जाती है, जून जुलाई में। और जून जुलाई में जो फसल बोई जाती है उसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप। तो सर्दियों में क्या उगाया जाता है, ग्राम, व्हीट और मस्टर्ड सीड। ये जो है रबी क्रॉप्स है, ये सर्दियों में उगाई जाती है। और मैज़ ये क्या है, ये हमारी है खरीफ क्रॉप। ये नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है और इसको बोया जाता है जून जुलाई में, गर्मियों में। तो इसी तरह से गन्ना अगर यहाँ पर होता तो गन्ना भी हमारा खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी इज लीस्ट पॉपुलस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉपुलेशन जो है लक्षद्वीप की पाई गई थी। तो ये हमारी है यूनियन टेरिटरी। अगर यूनियन टेरिटरी ना होता और स्टेट पूछा जाता तो ये हमारा होता आंसर फिर सिक्किम। तो इसका आएगा ए आंसर सही। ये हिंदी में भी आप देख लें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट। ये भी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो ये आएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। आप 2011 की सेंसस को भी थोड़ा सा पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन, लिंकिंग ऑफ रिवर्स, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, लिंकिंग ऑफ नेट। तो ये हमारी रिलेटेड है हाईवेज से। ये सड़कें जो नेशनल हाईवे हैं उनको लिंक करने के लिए, ये उनको बनाने के लिए ये सरकार ने चालू की थी प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन टू कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 280 के अंडर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो पंचायती राज सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था राजस्थान में। तो ये हिंदी में भी देख लीजिए। तो ये हमारे जीके का पोर्शन आ गया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 51 to 70 हमारा जीके है, 71 से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। क्वेश्चन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इनको देखना है कौन सही जोड़ नहीं है। ए है ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट रिवॉल्यूशन, सही है ये इसका। पॉवर्टी, कैलोरी इनटेक, ये भी सही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये इसका गलत जोड़ है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जिस वक्त आया था उस वक्त ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं हुआ था, अनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ था, यूरिया वगैरह। तो जैविक खादों का यूज़ नहीं हुआ था। हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स इसका प्रयोग किया गया था, और फर्टिलाइज़र यूरिया वगैरह इसका यूज़ हुआ था। तो डी भी हमारा सही मैच है। हाई पावर्ड मनी, ये आरबीआई से रिलेटेड है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू नाबार्ड। नाबार्ड के संबंध में देखना है कौन ठीक है। इट वाज सेटअप 1982, 12 जुलाई 1982 में ये बना था, ये सही है। फिर है, इट वाज सेटअप द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी, ये भी सही है, ये इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था। फिर है, इट्स पेड अप कैपिटल ऑन 31/3/2015 में
500 करोड़ रुपए थी। तो ये इसका गलत आंसर है। 1 और 2 सही होंगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारी दी थी राज कृष्णा ने 1978 में। और इसमें क्या था कि 1950 से लेकर 1980 तक इंडिया की जो है एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 3.5% के आसपास रही थी, और पर कैपिटा इनकम जो है 1.3% से इंक्रीज कर रही थी। इसीलिए जो है इसको राजकृष्णा ने नाम दिया था हिंदू ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोजीनियस फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है? वे इंडस्ट्रीज जो घाटे में चल रही होती है उनको कहा जाता है इंडस्ट्रियल सिकनेस। और इसके घाटे में चलने का क्या रीज़न होता है? जो फर्म के अंदर ही होता है, उसमें एक्सेसिव मैन पावर भी आएगा। एक्सेसिव मैन पावर जब होती है, फिर है डिवीजन ऑफ फंड्स। फंड्स का अगर सही डिवीजन ना हो तो भी नुकसान हो सकता है। फिर है मिस मैनेजमेंट, अगर मैनेज सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो इससे भी हो सकता है। पावर शॉर्टेज, ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ नॉट पूछा गया है, तो पावर शॉर्टेज हो सकता है कहीं बाहर से हो, जरूरी नहीं फर्म के अंदर से हो। तो ये बाहर से दिक्कत हो सकती है फर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ईजिंग। क्वांटिटी ईजिंग का मतलब क्या होता है? ये है कि आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज की जा रही है। सेंट्रल बैंक क्या करता है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा। तो इसी तरह से मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, जो सरकार अपनी तरफ से सुविधा प्रोवाइड करवाती है कि लोन सस्ते दिए जाएं ताकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो, इसमें सरकार जो है लॉन्ग रन रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देती है ताकि लोन सस्ते हो जाए। तो यहाँ इसका रीज़न देखना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज लिक्विडिटी। सही है, लिक्विडिटी को इंक्रीज करना यानी मनी सप्लाई को बढ़ाना। फिर है रिड्यूस शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट। शॉर्ट टर्म नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्री प्रोवाइड्स हाईएस्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉटन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। तो इसमें क्या है? द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 1981 से लेकर 2011 के बीच में देखनी है। तो इसको कहा गया था हाई ग्रोथ रेट विद डेक्लाइन साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। तो इसमें क्या होता है? ये स्टेगनेंट ग्रोथ पीरियड किसको माना जाता है? ये है 1901 से लेकर 1921 तक। 1901 से लेकर 1921 तक जो है स्टेगनेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। और 1921 से लेकर 1951 तक इसको स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड कहा जाता है। स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ये स्टेगनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ 1901 से लेकर 1921, फिर 1921 से लेकर 1951 स्टेडी ग्रोथ रेट, स्टेगनेंट ग्रोथ 1 से 21, और उसके बाद जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये हमारा आता है 1951 से लेकर 81 तक का पीरियड। इस पीरियड में पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी थी इंडिया की, इसीलिए इस पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड कहा जाता है। 81 से यहाँ पर 1981 से लेकर 2011 तक एक साथ पूछा गया है। तो इसमें जो है पॉपुलेशन
हाई ग्रोथ रेट थी, बट बाद में धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है कम हो रही थी 2011 के आसपास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट। तो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया जाता है? कॉमर्शियल बोरोइंग से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, यूरो केम इनटू सर्कुलेशन सिंस। यूरो कब सर्कुलेशन में आया था? 1 जनवरी 1999 से। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इज़। देखिए, एक्सचेंज रेट सिस्टम एक तो होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोएट, और एक होता है इन दोनों का मिक्सचर, जिसको कहा जाता है मैनेज्ड फ्लोएट एक्सचेंज सिस्टम, जो ये सी है। तो इंडिया का एक्सचेंज सिस्टम मैनेज्ड फ्लोएट एक्सचेंज सिस्टम है। इसमें क्या होता है, वैसे तो एक्सचेंज रेट हमारा फ्री रहता है, फ्री यानी फ्लोएट एक्सचेंज सिस्टम जो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट निर्धारित होता है, कम होगा या ज़्यादा होगा। बट जब उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने लगता है तो उसके लिए जो है सेंटर आरबीआई, कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, मार्केट में इंटरवीन करती है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मैनेज्ड फ्लोएट एक्सचेंज रेट, जो इंडिया ने अपनाया है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग शोड दैट एन इम्पोर्ट टैरिफ कैन रिड्यूस्ड डोमेस्टिक प्राइस। इम्पोर्ट टैरिफ अगर आप लगाएंगे तो उससे डोमेस्टिक प्राइस आपके कम हो जाएंगे, ये कहा है मैटजेलर ने। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है ये। नेक्स्ट है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन 1914। अगर 1914 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, वैसे तो हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में पढ़ते हैं हैबरलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया भी गया है। ये देखिए हैबरलर दिया है, बट यहाँ 1914 में पूछा है, तो 1914 में ये फाइजर ने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड। अगर स्पेसिफिक फैक्टर है तो इट मीन्स वो किसी एक काम में कुशल होगा, स्पेसिफिक होगा, तो इसमें आएगा इन वन वर्क। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें ये 5 ईयर प्लान दिए हुए हैं, इनका टाइम पीरियड दिया है। सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड सही है 51 से लेकर 56 से 61। फोर्थ 5 ईयर प्लान भी सही है 66 टू 74। सिक्स 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड भी सही है 1980 टू 85। बट 8th 5 ईयर प्लान ये गलत टाइम पीरियड है। याद रखने के लिए, ज़्यादा अगर सीक्वेंस याद ना हो तो आपको पता होगा कि 91 और 92 में कोई 5 ईयर प्लान नहीं चला था, उस वक्त ईयरली प्लान चले थे। 92 से लेकर फिर 5 ईयर प्लान चला था, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। तो लैंड रिफॉर्म के कंपोनेंट इंडिया में थे सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई थी। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ये भी सही है। फिर है प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये भी सही है। ये 3 जो है रिफॉर्म किए गए थे इंडिया में, ये 3 कंपोनेंट को अपनाया गया था। बट ये सॉइल फर्टिलिटी में इम्प्रूव करना, ये उसमें नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन APC 1965 इन नोन एज। इसको अभी जाना जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। तो इसका ये नाम चेंज किया था 1985 में। नेक्स्ट देखिए, द स्मॉल फार्मर इन इंडिया आर दोज फार्मर हु हैव
फर्म साइज। तो स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन होती है। फार्मर की कैटेगरी देखिए, पहले आता है मार्जिनल फार्मर, फिर आता है स्मॉल फार्मर, उसके बाद आता है सेमी मीडियम, सेमी मीडियम के बाद आपका आएगा मीडियम और फिर आएगा लार्ज फार्मर। सबसे पहले मार्जिनल में देखिए, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो आएगा हमारा मार्जिनल में। फिर 1 से 2 के बीच में ये आएगा स्मॉल में, फिर 2 से लेकर 4 के बीच में ये आएगा सेमी मीडियम में, फिर मीडियम में आएगा जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर के बीच है, और जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो वो आएगा हमारा लार्ज फार्मर में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हैज़ नॉट गिवन अ मॉडल ऑफ एक्सप्लेन प्राइसिंग इन डिओपॉली मार्केट। यहाँ डिओपॉली मार्केट पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने ओलिगोपॉली में दिया है। डिओपॉली की बात आएगी तो बर्टेल ने डिओपॉली दिया है, कॉर्नोट ने डिओपॉली दिया है और स्टैगलबर्ग ने भी हमारा डिओपॉली मॉडल दिया है, बट चैम्बरलिन का हमारा आएगा ओलिगोपॉली। ये भी डिओपॉली के अंडर, ओलिगोपॉली के अंडर ही है, बट इन्होंने डिओपॉली दिया हुआ है ओलिगोपॉली में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू स्टैगलबर्ग वेयर इज द कुर्नोट्स पॉइंट सिचुएटेड ऑन द डिमांड लाइन ऑफ द कर्व। तो इसका सही आंसर होगा व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, when the economic growth in one region had adverse effect on the other region। एक रीजन तो हमारा डेवलप कर रहा है, विकास हो रहा है, बट दूसरा रीजन क्या है, इसका विकास कम हो रहा है। इसको कहा जाता है बैकवॉश इफेक्ट, और इसका उल्टा हमारा होता है स्प्रेड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक रीजन के विकास करने से ये इकोनॉमी में हर जगह फैलता है और दूसरे सेक्टर भी साथ साथ में जो है क्या है, ग्रो करते हैं। इस बैकवॉश इफेक्ट को कम करने के लिए इकोनॉमी में स्प्रेड इफेक्ट हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये क्या होता है, एक जैसे बैकवॉश इफेक्ट किस तरह से बढ़ता है, ये हमारा दिया हुआ है गुन्नर मिर्डल ने 1957 में। तो इसमें गुन्नर मिर्डल ने क्या कहा है, एक डेवलप्ड सेक्टर है जहाँ पर उत्पादन हो रहा है, और एक है लेस डेवलप्ड सेक्टर जहाँ पर वेज कम है, सब कुछ कम है। तो यहाँ से लेबर माइग्रेट करेगी, यहाँ पर कैपिटल मूवमेंट भी होगा यहाँ से यहाँ पर, और इंटरनेशनल ट्रेड अगर होगा उसमें भी क्या होगा, डेवलप्ड जो सेक्टर होगा इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसको नुकसान होगा, क्योंकि ये जो लेस डेवलप्ड है ये प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा। इसकी उतनी डिमांड नहीं होगी, बट इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इनकम इलास्टिक होगी। तो इस वजह से इस फैक्टर को इंटरनेशनल ट्रेड से भी फ़ायदा होगा। यहाँ पर वेज रेट कम है, इसलिए मज़दूर कहाँ करेंगे, यहाँ इस डेवलप सेक्टर की तरफ मूव करेंगे, इसीलिए जो है एक सेक्टर को नुकसान और दूसरे सेक्टर को फ़ायदा होता है। तो ये होता है हमारा बैकवॉश इफेक्ट। इसी तरह से ब्रेन ड्रेन इफेक्ट देखिए, ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन का मान लीजिए बाहर जाना। एक देश में काफ़ी स्किल्ड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो देश में उत्पादन में हेल्प कर सकते हैं, बट वो वहाँ काम ना करके दूसरे देशों में बाहर जाके काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको सैलरी अच्छी मिलती है, उनके लिए वेज रेट अच्छा है। तो इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। फिर है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन में क्या कहा जाता है कि आप अमीरों के ऊपर से टैक्स को कट कर दें। टैक्स कट करने से क्या होगा, फिर उनके पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी। इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो वो इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आउटपुट बढ़ेगा। इन्वेस्ट ज़्यादा करने के लिए फिर वो लेबर की डिमांड करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा बढ़ेगा और लेबर की इनकम बढ़ेगी। इसी तरह लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी और इसी तरह से इकोनॉमी में इसी तरह से आगे जो है इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी। ये हमारा दिखाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बैकवॉश इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं,
अकॉर्डिंग टू मेडोस द लिमिट्स टू ग्रोथ शुड बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0%। अकॉर्डिंग टू मेडोज लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी मेडोज ने दी है और इसमें ग्रोथ लिमिट बताई है 0%। नेक्स्ट है द अजम्पशन ऑफ द मुंडेल फ्रेमिंग मॉडल इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेमी फ्लेक्सिबल या फिर सेमी फिक्स्ड। तो इसमें अजम्पशन ली है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड एनेक फेवर इन्वेस्टमेंट। तो एनके ने बर्थ कंट्रोल पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ बिग पुश। बिग पुश दी है रोजेंस्टन रोडान ने। बिग पुश का मतलब है कि इकोनॉमी में एक टाइम में ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब डिफरेंट सेक्टर में एक साथ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिस वजह से जो है इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर एक सेक्टर में ग्रो करेंगे, दूसरे में एक सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, या एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरे में बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो इस तरह से एक अंडर डेवलप्ड देश जो है उसका विकास नहीं हो सकता है। उसमें एक बार में ही इकोनॉमी में सभी सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें एमपीसी गिवन है 0.75% एंड चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 600 रुपये चेंज आता है और चेंज इन इनकम देखना है। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मल्टीप्लायर क्या होता है? ये होता है इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से इनकम में कितना चेंज आता है, ये है मल्टीप्लायर। तो ये क्या आता है 1/1 माइनस MPC ये। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 600 और MPC की वैल्यू गिवन है 0.75 और हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो देखिए ये हो गया डेल्टा y अपॉन 600 इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75। 0.75 आया तो वह यहाँ आ जाएगा 0.25। इस दशमलव को हटाएंगे तो इसका उल्टा किया तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ आ जाएगा हमारा डेल्टा y अपॉन 600 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अब हम करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। डेल्टा y इज इक्वल टू 600 गुणा 4 तो ये आ जाएगा 2400 रुपये। तो इनकम में कितना चेंज हुआ? चेंज इन इनकम 2400। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन कुजनेट एनवायरमेंटल कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन। तो कुजनेट का कर्व जो है ये एक तो एनवायरमेंट में रिलेशनशिप बताता है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में, और दूसरा बताता है इनकम पर कैपिटा में। इनकम पर कैपिटा के साथ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में किस तरह से चेंज आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड। ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ कोर सेक्टर इन इंडियन प्लानिंग रेफर टू। कोर सेक्टर का मतलब क्या है? कोर सेक्टर इसमें कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्रीज। और ये बेसिक इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है देख लीजिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें एक तो आएगा हमारे पास कोल, नंबर 2 क्रूड ऑयल,
क्रूड ऑयल, फिर लिखिए नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, उसके बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट 5th नंबर पर फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र, 6th पर स्टील, फिर सीमेंट, और लास्ट हमारी रह गई इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारी है 8 कोर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर ऑन परचेजिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज नोन एज। रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। कैसे? अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें किस में इंक्रीज करना पड़ेगा? वेरिएबल फैक्टर में। तो वेरिएबल फैक्टर क्या हुई? हमारी रॉ मटेरियल, जिसको हम बढ़ा करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया? तो ये है हमारी सेबी। सेबी कब बनी थी? सिक्योरिटी इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हमारी सबसे पहली नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी 12 अप्रैल 1988 में। ये याद रखना है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये कब बनी थी। एक तो आता है 12 अप्रैल 1988 में, उस वक्त ये बनी थी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, वो दिया था 30 जनवरी 1992 में। ये दोनों डेट याद रखनी है, नेट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीक्वेंस मिलान करने को आता है, उसमें भी इस क्वेश्चन को डाला जाता है। क्योंकि देखिए सिडबी और नाबार्ड जो हमने अभी पीछे पढ़ा, इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर सेम है। नाबार्ड की भी 12 जुलाई 1992 है। 92 या फिर 1 मिनट में थोड़ा सा इसमें ये कन्फर्म। नाबार्ड का 12 जुलाई 1982 है और इसका है हमारा 1992 सेबी। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें कभी सीक्वेंस में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका 1992 था, किसका 1982 था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह से हम जब तक हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम होता है तब तक इसी तरह से वीडियो को लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।